सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हमने एक्ट को कवर करना है हम लोगों को मिलके। और इसमें भी एक्ट को हमने क्या करा है, दो पार्ट में बांटा। अब देखेंगे इसको हमने क्या माना है, पार्ट वन किया है। अब पार्ट वन करने के पीछे कुछ रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी पीपीटी लेके नहीं आए हैं और पीपीटी नहीं होने के कारण सारी इसको खुद से अगर लिखना हो तो थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा। तो इस वजह से हम आपको बोरिंग फील नहीं होने देंगे, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में बांटे। दो पार्ट में बांटने के पीछे एक रीजन ये भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यहाँ जो अपने भारत पे जो ब्रिटिश शासन किए हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है। जो एक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे टोटल, तो उसको क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया है। एक को क्या रखा है, कंपनी के अधीन शासन को रखा है, जो 1773 से लेके 1858 से पहले तक का होता है। और 1858 से लेके 1947 तक का जो समय होता है वो क्या होता है, क्राउन के शासन होता है ना। उसको दो भाग में बांटते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है, ये क्यों लाया गया था एक्ट, हमको वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक्ट आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जब कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे पैर पसारना शुरू करता है, बंगाल में जब आपको याद होगा कि जब प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है 23 जून 1757 को, उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे अब जो है ना, ये कंपनी सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहते हैं, अब धीरे धीरे इसका हाथ किधर चल, मतलब ये हाथ पैर फैलाना शुरू करता है, अब कहाँ सत्ता की ओर, है ना। और उसके बाद ये तो तभी शुरुआत था, है ना, कंपनी का इधर पॉलिटिकली घुसने में। वो पहला एक पड़ाव था जिसको पार करता है, और पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो ये जाके 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद ये पूरे तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की दो संधियां होती है। एक होता है क्या, इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है 12 अगस्त को होती है ना, जिसमें क्या करा गया है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेता है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। और यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, फिर देखने को मिलता है जब कंपनी को यहाँ के दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, तो अब कंपनी, क्योंकि बाकी कहानी हिस्ट्री का है, हम लोग वहां अलग तरीके से करेंगे। हम लोग को इधर इसमें क्या है, पॉलिटी में चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। थोड़ा सा हम पीछे गए थे। अब देखिए, यहां से जब इसकी शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब कंपनी पूरे तरीके से अब उसे जो जितने भी कर्मचारी उसके हैं, उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब परंपरा की शुरुआत हो जाती है यहीं से। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब लगभग वित्तीय अकाल आती है ना, वहां पे आप देखेंगे बंगाल में जब वित्तीय अकाल आती है, उसके सॉरी, बंगाल में जब अकाल आती है, वित्तीय अकाल नहीं, अकाल आती है, उस अकाल में क्या होता है, उसको तब भी उसे टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद वहां पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे मतलब जो है कंपनी पे के खिलाफ में ना जबरदस्त तरीके से फिर आक्रोश उत्पन्न हो जाता है वहां के जनताओं में। इसी के बाद ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि इस शब्द से ही निकल के आ रहा ना कि रेगुलेट करना, है ना, वो क्या कर रहा है, नियमित, नियंत्रित करना और उसे नियमित तरीके से चलाना। यानी कि कंपनी अब क्या करेंगे, या कंपनी के जो अधिकारी है, अब वो उपहार नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, है ना। कंपनी की अब मनमानी नहीं चलेगी। अब उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा अब इस पर नियंत्रण करने का शुरुआत होता है। इसीलिए पहला एक्ट जो आता है उसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेट किया जाता है अब किसको, ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है बातें। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे कि जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में क्या क्या घटनाएं हुई। पहली बात तो ये कि जब ये एक्ट आता है 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें क्या क्या हुई, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे इस पे बात करेंगे, है ना। तो पहला हम लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब होता है, 1773, है ना। कब होता है, 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है। और इसी एक्ट के बाद आप देखोगे तो यहां पे धीरे धीरे आपको चीजें दिखने लगेगी कि किस तरीके से अब कंपनी यहां पे
कंपनी की मनमानी पे कंट्रोल किया जाता है ना। चलिए अब पहला घटना देखते हैं। जब यहां से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्था की गई। सबसे पहली बात अगर आप देखते हो यहां से, तो जो बंगाल के गवर्नर थे ना, उसका पहला काम तो यही किया गया कि वहां के बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, है ना, ये बन गए गवर्नर जनरल, है ना। अच्छा, बंगाल के अब गवर्नर जनरल जो बने हैं, इससे क्या हुआ, इसके कुछ चीजें और इससे उभर कर आई सामने जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं। अच्छा, यहां ये भी नोट कर ले कि गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, है ना। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर है बातें। ये पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं तो अब क्या होगा कि ये मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे अब किसके अधीन आ गए, इसी के अधीन आ गए। तो दूसरी बात तो ये निकल के आता है इसमें से क्या कि अब मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे अब ये किसके अधीन आ गए, गवर्नर जनरल के अधीन। गवर्नर जनरल के अधीन आ जाते हैं, है ना। अब इसका मतलब हो गया कि अब वहां कोई भी अगर निर्णय लेता है तो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स से पूछे बिना संभव नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर अपने तरीके से काम कर रहे थे, मद्रास के गवर्नर अपने तरीके से काम कर रहे थे और बंबई के गवर्नर अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन कहानी अब बदल रही है। अब क्या हो रहा है कि यहां से आप देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया कौन, बंबई और मद्रास के गवर्नर आ गए, ठीक है ना। अब ये किसके अधीन, गवर्नर के अधीन आ गया। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या क्या हुआ, अब यहां से ये दिखना तो शुरू हो गया ना कि अब कंपनी पर, अब हम कह सकते हैं कि इससे एक फायदा तो और हुआ कि ब्रिटिश संसद, है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित किया गया। इसका मतलब अब जो है यहां पे रेगुलेट किया गया है ना, कंट्रोल एंड रेगुलेट किया है किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद अब यहां से क्या कर रहे हैं, इस पे कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। किसके ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, है ना। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और क्या क्या हुआ, है ना, इसी के तहत आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, है ना। इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत कब, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, है ना। यहां से सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है। और इसमें अगर हम बात कर ले थोड़ा सा कि कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में तो एक सीजे थे यानी चीफ जस्टिस प्लस
3 जस्टिस थे, यानी कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और पहले इसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उसका नाम क्या था? सर एलिजा इम्फे था, है ना। अब यहां से देखा गया कि अब देखिए यहां पे अब सर्वोच्च न्यायालय भी हो गया है कि मतलब अब कंपनी पे पूरे तरीके से ब्रिटिश संसद भी अपने तरीके से इस पे कंट्रोल में ले लिए। उसके बाद इसी के तहत आपका यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है ना। इसके अलावा एक काम और किया गया था ना, अगर हम बात करें एक काम और किया गया था, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि यहां पे आपका वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अब कंपनी के कर्मचारी क्या अब निजी व्यापार करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। इसके बाद क्या ये उपहार लेंगे, रिश्वत लेंगे? इस पर रोक हो गया, है ना। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और उपहार पर प्रतिबंध लग गया, है ना। उपहार पर क्या हो गया? प्रतिबंध, है ना। क्योंकि यहां पे क्या था, इससे पहले तक इसके ऊपर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगता था और ये पूरे तरीके से करप्शन में डूबे हुए थे। अपना निजी व्यापार भी शुरू कर दिया था, मतलब कि कर्मचारी एक तो कंपनी का है, कंपनी तो खुद व्यापारी है, और इसके अलावा ये अपना साइड से अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। इतने ही लोग थे, तेजस्वी लोग थे ये लोग, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इसके बाद आता है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इससे पहले 1781 में भी एक आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। वो भी क्या आया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी प्रकार की कमियां था उसको दूर करने के लिए एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना। कब आता है? 1781 में आता है। और बात हम लोग करते हैं मुख्य मुख्य जो इसमें है उस पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। अब इसमें देखा जाए क्या क्या हुआ है ना। देखिए, अगर हम अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट का भी करें ना, तो ये भी पहला काम तो यही किया है कि इसमें जितने भी प्रकार की कमी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में दूर किया गया था, बाकी जो चीजें बची थी वो कहां पे दूर करता है? इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसमें से किया जाता है। और यहीं पे पहली बार कंपनियों के शक्तियों का विभाजन होता है। एक तो पहला बात ये हो गया कि कंपनियों की अगर हम बात करें शक्ति, कंपनियों के पहला बात तो ये है कि कंपनियों के शक्ति का विभाजन देखोगे तो पहली बार हुआ। पहली बार, है ना। पहली बार इसके कंपनी के शक्ति का विभाजन होता है। अब कहेंगे सर कि इसमें क्या विभाजन हुआ, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उस विभाजन के बारे में भी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनियों के द्वारा जो अपने से ये चलाया जा रहा था, यहाँ पे जो वो राजनीतिक काम को भी देखते थे और व्यापारिक काम को भी ये खुद देखते थे। क्योंकि आपको हमने बताया कि जब 1757 के प्लासी का लड़ाई होता है उसके बाद कंपनी राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी का ये विभाजन जो होता है पहली बार किस चीज में होता है? तो ये व्यापारिक और राजनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियों का
है ना। आपसे पूछा गया कि कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विभाजन कब होता है, तो ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जहां पर कंपनी को क्या किया गया था, व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियों का विभाजन यहां पे कर देता है पहली बार। यानी कि अब राजनीतिक कार्य अलग देखा जाएगा और व्यापारिक काम अलग से देखा जाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर बात करेंगे, जब देखिए यहां पे राजनीतिक और व्यापारिक शक्तियों का विभाजन होगा, तो इसके अलावा इसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो कोई चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। यहीं पे स्थापना होता है किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, है ना। यहां पे क्या होता है, दो विभाग की स्थापना होती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण एक्ट है क्योंकि इसमें दो विभाग बनते हैं। अब ये दो विभाग कौन कौन सा है मेरे भाई, अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे हम ले लेते हैं एक को, एक इधर से ले लेते हैं। एक हो गया यहां से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा बनता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए ये दो संस्था बनके तैयार होते, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है, व्यापारिक कार्यों का रेगुलेट करना। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, यहाँ पे नागरिक हो गया, सैन्य व्यवस्थाएं हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जितने भी बाह्य युद्ध हो, संधि हो, यानी बाहरी हस्तक्षेप हो, सभी पे कंट्रोल अब किसका हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन देख रहा है, तो ब्रिटिश संसद के हाथ में है ये काम, है ना। अब देखिए कंपनी, ये जो है आपको दिखाए राजनीतिक शक्ति किसमें आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया। अब उसी को डिसीजन लेना है कि हमको किस क्षेत्र को अपने में मिलाना है, किसके साथ मतलब संधि करना है, या किसको से मतलब ये कह लो कि कैसे क्षेत्र को मिलाना है। इसकी वित्तीय व्यवस्था हो गया, लेन देन हो गई, सभी को आपका कौन देखेगा, ये देखेगा, ठीक है ना। अब यहीं पे क्या होता है, इस काम के लिए जो करों का जो संग्रहण किया जाता है, उसके लिए आपको याद होगा कि दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। एक बंगाल के लिए किया गया था, एक बिहार के लिए किया गया था। एक मोहम्मद रजा खान को जो सूबेदार घोषित नियुक्त किया था, कहां के लिए, बंगाल के लिए। और राजा सिताब राय को कहां के लिए नियुक्त किया था, बिहार के लिए किया था, है ना। तो ये कहानी है। यहीं पे क्या होता है, दो विभाग का निर्माण होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कंपनी करेगा, है ना। अगर हम बोले बीओडी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, बीओडी का प्रतिनिधित्व तो ये करेगा मेरे भाई कंपनी, ठीक है। और इसको कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमने बता रखा है आपको, है ना। ये अब किसके हाथ में चला गया, क्राउन करेगा इसका, है ना। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्राउन करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन, है ना। अब ये किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। अब यहाँ की सैन्य शक्ति, नागरिक से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, या किसी के साथ संधि या समझौता करना हो, ये सभी किसके हाथ में आ जाता है, तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब यहां से झलकना अब शुरू हो चुका है कि अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है, कंपनी के हाथ में जा रहा, मतलब ये ब्रिटिश संसद के हाथ में जा रहा है। यानी इस मामलों के लिए देखरेख कौन करेगी, अब ब्रिटिश क्राउन करेगी, है ना। तो इस तरीके से दिख रहा है कि रेगुलर, अब जो भी इसमें आपको दिखा कि इसमें ये चीज तो दिख रहा है ना, अगर ये विभाजन हुआ है पहली बार, देखिए यहाँ पे शक्तियों का विभाजन भी हुआ है, लेकिन ये होने के बाद ये चीज तो क्लियर हो रही है ना कि अब दिख रहा है कि जो भी कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहां से आगे बढ़ती है कहानी, और इसके बाद आता है एक नया एक्ट, है ना। अब जो हम लोग बात करेंगे
किस एक्ट का करेंगे, नए एक्ट का करेंगे कि आगे अब क्या क्या हुआ, जो अगला एक्ट आता है उसका काम क्या है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, है ना। इसके बाद आपको पता है कहानी कि आता है 1786 का एक्ट, है ना। अब आता है क्या, 1786 का अधिनियम कह लो या एक्ट कह लो। क्या इसमें भी कुछ शर्तें लाई गई थी क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें भी अलग अलग शर्तें आया है ना। जो 1786 का अधिनियम है, अरे यार थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो सके। है ना, 1786 का एक्ट की बात हम, तो क्या यहां से जब ये हमने वहां तक देख लिया कहानी को, अब हम बात करेंगे यहां पे कि 1786 के एक्ट में क्या क्या, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करते करते आपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख लिया 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आता है 1786 का एक्ट। और 1786 के एक्ट के तहत क्या किया गया, अब यहां पे कुछ व्यवस्थाएं नई लाई गई है। क्या लाई गई है, पहली व्यवस्था तो ये लाई गई है कि अब गवर्नर जनरल जो है उसके पास कुछ विशेष शक्तियां यहां पे मिलने वाला है ना। अब यहां पे कुछ विशेष शक्तियां मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने करवा रहा था तो वहां पे एक चीज छूट रहा था आपका, वो हम यहाँ पे आपको दूर कर रहे हैं कि जब ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उसके कार्यों के संचालन के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उस कार्यकारी परिषद में कितने सदस्यों को रखा गया था, 4 सदस्यों को रखा गया था उसमें, ठीक है ना। अब देखिए वो कहानी हमने वहां देखा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे क्या होता है कि जो परिषद बना था, जो काउंसिल बना था, अब उस काउंसिल पे यही एक्ट है 1786 का एक्ट, जिस एक्ट के तहत अब कोई भी निर्णय ले सकता है या कोई भी उस कार्यकारी परिषद के निर्णय को या तो वो निरस्त कर दे या निर्णय को मान ले या खुद से निर्णय लेने का अधिकार देता है कौन, 1786 का एक्ट। इसके अलावा अब ये कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट होता है वो भी किसके पास आ गया, वो कमांडर इन चीफ का जो शक्ति है, यानी कि वो पोस्ट का जो शक्ति है वो किसके पास आ जाता है, अब गवर्नर जनरल के पास आ जाता है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुई थी। पहली काम, जो कार्यकारी परिषद के निर्णयों को या तो वो ग्रहण करे या उसे निरस्त करने का अधिकार, ये अधिकार मिल गया। और इसके अलावा इसमें एक काम और करी गई थी, क्या कि कमांडर इन चीफ के पावर गवर्नर जनरल को मिला, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट हम दोनों बातें को नोट कर लेते हैं। 1786 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली काम क्या करा गया था, पहला हम कह लेंगे एक लाइन में क्या, कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, है ना, कह सकते हैं यहां पे कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के नियम को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार। है ना, ये पहली बार मिला, क्योंकि कार्यकारी परिषद तो पहले से था ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया है, जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग करेगा। लेकिन यहां पे ये पावर दिया गया कि ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। पहला तो ये दिया, और दूसरा हमने आपको बताया अभी जस्ट, है ना, इसमें हमने क्या बताया कि इसे गवर्नर जनरल को कौन क्या मिलता है, अब गवर्नर जनरल को
कमांडर इन चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ का की शक्ति, है ना, इसे कमांडर इन चीफ की भी पावर दी गई है। किसको? 1786 के एक्ट के तहत ये पहली बार जो है, यानी कि इसको हम लोग ये भी कहते हैं शक्ति प्रदान किया गया है ना, शक्तियां या शक्ति प्रदान। और इसी कमांडर इन चीफ को हम लोग प्रधान सेनापति भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे चाहे तो पूरा का पूरा ये कर देते हैं कि प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ या इसकी शक्ति दी गई। यानी कि अब एक बात तो यहां भी आता है ना कि सर इस टाइम में ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जो ये दोनों शक्तियों को ग्रहण किया था, यानी कि पहली बार इस शक्ति पाने वाले पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे कर्नवालिस, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों शक्ति प्राप्त करने वाले गवर्नर जनरल, वो कोई और नहीं, वो कौन थे? कर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस को ये पहली बार ये शक्ति प्राप्त हुआ था। क्लियर है बातें? ये था 1786 का एक्ट, है ना। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया 86 का। इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। अब देखिए अगला कहानी शुरू होता है यहां से, क्या कि अब 86 के बाद 7 साल बाद आएगा कौन सा? 1793 का एक्ट, है ना। अब यहां से आएगा 1793 का, वो भी क्या? चार्टर एक्ट आता है। तो हम कह सकते हैं 1973 का चार्टर एक्ट, है ना। अब यहां से अगर आप देखोगे भाई मेरे कि क्या बदलाव हुआ है ना, अगर आप देखोगे तो इस एक्ट में वहां तक तो 1786 तक क्लियर है, लेकिन अब बात करेंगे कि 1793 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला। क्योंकि अब यहां से क्या होता है कि पहली बार कंपनी को अब ये इंडिकेशन मिलता है, यानी कि हर लाल झंडा मिलता है कि भाई अब तुम्हारा एकाधिकार बहुत दिन तक, यानी कि मोनोपोली बहुत दिन तक नहीं चलेगा, अर्थात इसे अगले 20 वर्षों तक के लिए सीमित किया जाता है। किसको? कंपनी के एकाधिकार को। तो हम कह सकते हैं पहला बात तो ये निकल के आ गया कि कंपनी के एकाधिकार अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, है ना। पहली बात तो ये हो गया। अब याद करिए जो आपके सामने बना हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, हमने पीछे 1786 के एक्ट में जो बात करा था किसके बारे में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी कर्मचारी है अब उसे वेतन कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा भारत के राजस्व से, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी को का वेतन कहां से मिलेगा? भारत के
रेवेन्यू से, है ना, भारत के राजस्व से अब दिया जाएगा, है ना। देखिए ये बदलाव हुआ है कि ये देखने को मिलता है कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे जो अब वेतन दी जाएगी वो कहां से दिया जाएगा, यहां से दिया जाएगा, यानी कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, है ना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे आगे क्या होता है, एक कहानी और हुआ है, तीसरा देखेंगे तो यहां भी एक शक्तियों का विभाजन हुआ है, वो किसमें, राजस्व में और न्यायिक शक्ति का, है ना। राजस्व शक्ति, राजस्व और न्यायिक शक्तियों का विभाजन, ये देखने को मिलता है यहां पे कि पहली बार अब ये देखा गया। एक तो आपने पीछे देखा, है ना, जहां पे आपको ये दिखा था कि प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों का विभाजन हुआ था 1784 के एक्ट में, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे आते आते 86 पार किए, उसके बाद 93 में आते हैं, तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब राजस्व के अलावा जो न्यायिक शक्ति था वो दोनों को भी बांट दिया है यहां से, है ना। अब न्यायिक व्यवस्था को कोई और देखेगा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसको कोई और देखेगा, है ना। अब यहां पे आके क्या करता है कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की जाती है ना। अब हर बात को लिखना सही नहीं है तो हम लोग ऐसे ही बता देते हैं कि जैसे असैन्य यानी कि सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए अब जो है इसे एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है कि उसे उपाध्यक्ष सिविल सदस्यों में से एक की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, उपाध्यक्षों की नियुक्ति इनके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर जनरल के द्वारा। इसके अलावा अब ईस्ट इंडिया कंपनी हर वर्ष ब्रिटिश सरकार को भारत से 5 लाख पाउंड रुपया देगी, है ना। तो ये चीजें कहां देखने को मिलता है, 1793 के चार्टर एक्ट में ये देखने को मिलता है। क्लियर है बातें, है ना। लेकिन अब ये एक व्यवस्था और करी गई है, व्यवस्था क्या है कि भारतीय राजस्व से अब यहां से जो भी खर्चा होगा, है ना, भारतीय राजस्व में जो भी खर्चा होगा अब उस खर्चा का लेखा जोखा किसके पास होना चाहिए, गवर्नर जनरल के पास, यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई, यानी कि बंबई वाला भी जो भी खर्चा करेगा, मद्रास में भी जो भी खर्चा होगा वो सभी का लेखा जोखा किसके पास होना चाहिए, कलकत्ता के गवर्नर जनरल के पास। और ये गवर्नर जनरल अब क्या करेंगे, ब्रिटिश संसद को ये पूरे तरीके से सौंपेंगे, यानी किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। मतलब आप देखिए क्या हुआ, इसके खर्चे के ऊपर भी क्या किया गया है, इसको अब नियंत्रित किया गया है कि मतलब तुम अब फालतू खर्चे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये सब कहानी 1793 के एक्ट में हुआ। तो कोशिश करिए, कुछ बातें ऐसे हैं जो हम बोल देते हैं, कोशिश करना उसे नोट कर लेने के लिए। कुछ चीजें तो हम यहाँ नोट किए हैं, कुछ चीज हमने बोल के समझाया हो, उसको कोशिश करिएगा नोट करने का, क्योंकि सभी को लिखेंगे थोड़ा सा क्लास और लेंदी चला जाएगा, है ना। अब इसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं किसका, और ये तो 93 का था, और 93 के बाद अब जब 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो अब इसकी मुलाकात कब होगी, ब्रिटिश संसद बोलेंगे अब तुमसे मुलाकात करेंगे 1813 में, है ना। अब एक्ट आता है किसका, 1813 का एक्ट, है ना। बस दो और बच रहा है, 33-53, इसके बाद कहानी खत्म है ना। हम लोग तीनों का तीनों 13 में देख लेते हैं फटाफट क्या क्या कहानी है, उसके बाद हम लोग फटाक से इस पे आ जाएंगे और कहानी को खत्म कर लेंगे। तो ये है चार्टर एक्ट 1813 का, है ना। हम लिख सकते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या किया गया, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या, पहली बात, अब कंपनी का एकाधिकार जो 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, अब उसे खत्म कर दिया, सिर्फ दो छोड़ के, चाय और चीन के अलावा, है ना। तो इसको यहां पे क्या करा गया, चाय और चीन के अलावा जो दो बाकी जो एकाधिकार था कंपनी का, यहां से ये एकाधिकार को समाप्त कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया या ईआईसी डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन 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 किसको छोड़कर,
चाय और चीन को छोड़कर, यानी कि चाय और चीन पे इसकी मोनोपोली रहेगी, बाकी चीजों पे इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया यहां से, है ना। पहला बात तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई है यहां पे। आप देखोगे तो भारतीय कंपनी, अब यहां से क्या होता है कि भारतीय कंपनी का जो क्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं भारतीय कंपनी क्षेत्रों पर क्रॉन की संप्रभुता, है ना। अब यहां से देखना शुरू हो गया कि यहां से अब सॉवरेनिटी जो है किसके हाथ में आ रहा है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ रहा है। मतलब अब यहां से जो भी फैसला लेना होगा उस पर अब निर्णय कौन लेंगे, धीरे धीरे अब भारतीय कंपनी के क्षेत्र में अब किसका, ब्रिटिश क्राउन घुस गए हैं। अब यहां से वो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, जो भी निर्णय लेना होगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लिया जाएगा, है ना। इसके अलावा अब क्या हो गया, इसके अलावा जो इसके पास पहले से स्थानीय सरकारों पे कर लगाने का, स्थानीय सरकारों, जो पहले क्या होता था, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किसी के ऊपर कर लगाना या उसे दंडित करने का अधिकार था, अब वो किसको दे दिया गया है, स्थानीय सरकारों को, है ना। जो यहाँ का लोकल गवर्नमेंट था उसे इसी में मिल गया क्या, स्थानीय सरकारों को कर लगाने और दंडित करने का अधिकार, है ना। यहां से अब क्या हो रहा है कि स्थानीय सरकार को भी कुछ काम दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद करें यहीं पे ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में प्रवेश मिलता है, यहीं पे इसी एक्ट के तहत क्या होता है कि जो ईसाई मिशनरी होते हैं, मिशनरियों को भारत में प्रवेश, है ना। यहीं से अब क्या होता है, ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। ईसाई मिशनरी का काम सिर्फ है धर्मों का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, है ना। इसी काम के लिए यहाँ पे इसको एंट्री दे देता है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया, अब यहाँ पे एक काम और करी गई थी क्या, कि पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, है ना। यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको बढ़ावा दिया गया था, और उस पे यानी कि उस बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा पर अब कितने की खर्च की बात की गई थी, तो शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च, है ना। अब ये ब्रिटिश सरकार करेगी प्रत्येक वर्ष भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए ये प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की खर्च करेगी, किस पे, भारतीय नागरिकों को शिक्षित करने का। इसको मतलब कुछ ऐसे इसमें विद्वान थे उसका कहना यही था, या ब्रिटिश सरकार के, या ब्रिटिश कंपनी के कुछ अधिकारी का कहना था क्या, ये गवर्नर जनरल का कहना था कि हमें भारतीयों के शिक्षित करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है ना। तो ये पहली बार यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पहली बार किस एक्ट के तहत जो शिक्षा पर ब्रिटिश संसद ने खर्च किया था, तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, तो इसी में है। ईसाई मिशनरी को पहली बार यहीं पे मौका दिया गया था आगे प्रचार के लिए। इसके बाद जो है एक दो एक्ट और बच रहा है, तो एक तो ये हो गया 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट, है ना। चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया,
अच्छा याद है, अभी जस्ट हमने बताया था जहां पे चाय और चीन को छोड़कर बाकी पे मोनोपोली इसका खत्म कर दिया गया था, उस चीज को अब यहां समाप्त कर देगा, है ना। अब यहां पूरे तरीके से समाप्त कर देगा, जो 20 साल के लिए, अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था चाय और चीन पर, तो अब यहां पे क्या हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, है ना। यहां से अब क्या हो रहा है, पूरे तरीके से बैन, अब एकदम नहीं चलेगा, है ना। इसका मतलब यहां से अब ये दिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी व्यापारियों के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या क्या रास्ते खोल दिए कि अब सभी जाओ, सभी जाके भारत से व्यापार कर सकते हैं, यानी कि सभी के लिए भारत, यानी कि ये एकाधिकार खत्म करने का मतलब है कि यहाँ पे पहले ये सिर्फ यही यहाँ पे इसको व्यापार करने का परमिशन था, यानी कि ये अकेला मोनोपोली बनाया हुआ था, लेकिन अब क्या किया, सभी के लिए रास्ते खोल दिए, कब सभी जाओ और भारत से व्यापार करो। तो ये पहली बार जो है इसके पूर्णतः, हम इसलिए शब्द का यूज किए क्योंकि कुछ चीजें वहां बैन कर दी गई थी, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर 20 साल बाद यहाँ पे पूरे तरीके से बैन हो गया कि अब ये किसी पे इसका मोनोपोली नहीं है, अब सभी मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे व्यापार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्या होगा कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या वो कौन से व्यक्ति है जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे, वो कोई और नहीं था, वो कौन था, विलियम बेंटिक था, है ना। कौन था, विलियम बेंटिक। यही वो है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है ना। अब देखिए इससे पहले तक क्या चला था, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया, यहां से अब गवर्नर जनरल के पास कुछ और शक्तियां यहां पे बढ़ गई, है ना। क्या क्या हुआ, इसके पास अब सैन्य शक्ति आ गया, है ना। भारत के गवर्नर जनरल के पास नागरिक और सैन्य शक्ति, ठीक है। अब इसे सैन्य शक्ति भी प्राप्त हो गया और नागरिकों से संबंधित जो कानून हो जाए या देख रेख, वो सभी शक्ति अब किसके पास, इसके पास आ गया। लेकिन इसके अलावा और क्या हुआ, तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियों से अब क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, यानी कि पूरे भारत पर अब अखंड एक व्यक्ति का शक्ति काम करेगा, यानी कि पूरे अब किसके अंतर्गत आ गया, तो ये भारत के गवर्नर जनरल अब विलियम बेंटिक के अंतर्गत आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पे एक काम तो हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्ति से वंचित। अब इसके पास का लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गया, अब इस पे ये निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये पावर इसका खत्म हो जाता है यहां से। इसके अलावा क्या हुआ कि यहां पे गैर भेदभाव सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। गैर
भेदभाव सिद्धांत, है ना। अब इसमें ये क्या क्या सिद्धांत थी? पहली बात कि अब रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अब रंग के आधार पर कोई भेदभाव यहां पे नहीं किया जाएगा। काले गोरे तरह की चीज जो है वो खत्म हो जाएगा। अंततः यहाँ पे जो दास प्रथा था उसके उन्मूलन के लिए यहां से प्रयास किया गया था, है ना। दास प्रथा हो गया और रंग भेद विरोधी जो था इसे अंततः समाप्त किया गया। क्लियर है बातें? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गई कहानी। लेकिन इसमें और कुछ हुआ है ना। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे कुछ हुआ है ना। पहली बार आपको अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पहली बार जो है सिविल सेवा के लिए पहला प्रयास इसी एक्ट के तहत किया गया था। चलिए यहीं पे समझा देते हैं, ज्यादा लिखेंगे टाइम लंबा चला जाएगा, आपको बोरिंग फील होगा। तो पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा के जो प्रयास किया गया था वो 1833 के एक्ट में किया गया था। लेकिन 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 इसका विरोध किसने किया था पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ही क्या हो पाया, यह संभव नहीं हो पाया था। क्लियर है बात? इसके अलावा यहीं पे अब क्या है कि विधियों का संहिताकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मैकाले कर रहे थे। एक मैकाले कमेटी का गठन तो 54 में होगा, अलग आगे है बात। एक 34 में भी हुआ था, 1834 में भी हुआ था। ये किसके लिए? यहाँ के विधियों के लिए संहिताकरण करने की बात जो है पहली बार करी गई थी। किस कमेटी में, मतलब किस एक्ट में? तो ये करी गई थी 1833 के एक्ट में की गई थी। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि अब यहां से ब्रिटिश की जो केंद्रीकरण का जो दिशा है, मतलब ये केंद्रीकरण की ओर अगर आप देखेंगे तो ये दिशा का ये अंतिम कदम है। ये पूरे तरीके से क्या किया है? यही एक्ट है जिसके तहत जब भारत का गवर्नर जनरल बनता था, पूरे तरीके से पूरे अखंड भारत पे जो है ये विधायी शक्तियों से लेकर सभी तरीके का पावर अब किसके हाथ में आ गया? गवर्नर जनरल के हाथ में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि पूरे तरीके से केंद्रीकरण की दिशा में ये इनका अंतिम कदम था, है ना। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसी एक्ट के तहत अगर देखेंगे तो पहले विधि आयोग का गठन होता है ना। पहली विधि आयोग का गठन होता है और जाके 1860 में आईपीसी और जो ये आईपीसी था, सीआरपीसी, उसके लिए मसौदा तैयार किया गया था। और यही एक्ट है जिसने सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता के लिए जो विरोध किया था इसको ही खत्म कर दिया गया था। 1833 के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके प्रतिनिधित्व में काम कर रहा था? कंपनी की। इसका मतलब है कि अब कंपनी को पूरे तरीके से यहां से क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, क्योंकि अब इसका एक अधिकार खत्म हो गया, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत्म किया गया। इसके बाद और एक अंतिम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जो कौन सा है? एक चार्टर एक्ट है, बच रहा है कौन सा? हमने 33 कर लिया, 33 के 20 साल बाद पुनः आएगा। यार लाइट यहां बढ़ जा रहा है बार बार, है ना। एक मिनट, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये लास्ट एक्ट होगा किसका? कंपनी के अधीन शासन का। इसके बाद जो 1858 से कहानी शुरू होगी वो क्राउन के अधीन शासन होगा, जो 1947 तक चलेगा, जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई है ना। पहली बात से शुरुआत होगी, ये है 1853। तो आप देखेंगे 1773 से लेके 1853 तक ये लगातार धीरे धीरे कंपनी को रेगुलेट करते करते, कंट्रोल करते 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 33 में आके इसे पूरे तरीके से क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है। और कहानी अब जो है यहां से बनेगी क्या क्या, कि अब जो गवर्नर जनरल है उसके परिषद में अब क्या किया गया कि अन्य 6 सदस्य को भी जोड़ा गया पहली बार यहीं पे, है ना। किस काम के लिए? अच्छा, चलिए पहले थोड़ा सा नोट कर देते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी
परिषद में 6 नए सदस्य जोड़ा गया, है ना। यहां से ये देखा गया कि अब यहां से क्या हो रहा है कि इसके कार्यकारी बोर्ड में कितने मेंबर्स को जोड़ा जा रहा है, 6 नए मेंबर्स को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब गवर्नर जनरल के यहां पे कुछ कार्य है जिसको यहां पे अलग कर दिया गया है। परिषद के, गवर्नर जनरल के परिषद जो था, है ना, परिषद के विधायी, एक तो इसका क्या था, विधायी कार्य, है ना। पुनः देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अब जो ये इनका विधायी कार्य था उसको और प्रशासनिक कार्यों को क्या करेगा, अलग कर देगा। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों पृथक्करण, है ना। यहां से क्या किया गया, इसके विधायी कार्य, गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों काम को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। नहीं, प्रशासनिक कार्यों को भी यहां से, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था उसको अलग कर दिया गया। लेकिन यही में पहली बार, है ना, इसी में पहली बार क्या किया गया, पहली बार सिविल सेवा के परीक्षा या सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा, खुली शुरुआत किया गया। पहली बार यहां से क्या होता है, खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत होता है इसी एक्ट के तहत। और इसके जांच के लिए एक कमेटी यहां पे बनाया गया था, मैकाले कमेटी, है ना, मैकाले कमेटी। वहां पे विधियों का संहिताकरण के लिए 1834 में मैकाले कमेटी बना था। यहाँ पे खुली प्रतियोगिता के जांच के संदर्भ में ये मैकाले समिति का गठन किया जाता है। ये कब मैकाले समिति बन के तैयार होता है, 1854 में, है ना। ये मैकाले कमेटी का गठन होता है। यहाँ पे क्लियर हो रही बातें। तो ये था 1853 की कहानी। इसके अलावा अब इसमें क्या किया गया, पहली बार अगर बात करेंगे कि प्रथम बार इन्होंने जो ये 6 नए सदस्य को जोड़ा है, उसमें से 4 सदस्य को अलग से निर्वाचन की बात करी गई है ना, अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होने के लिए बात करी गई है। जहां पे आप देखोगे तो 4 जगह से जो ये चुन के आए थे, यानी कि 6 में से जो 4 सदस्य थे, जो नए कार्यकारी बोर्ड में 6 सदस्य को जोड़ा गया था, इसमें से 4 सदस्य को 4 अलग अलग प्रांतों से चुनाव लड़कर आना पड़ा था, यानी चुनाव जीत कर आना पड़ा था। जिसमें से एक क्या था, बंगाल था, है ना। इसके अलावा मद्रास था, है ना। ये बंगाल और मद्रास की तो बात करेंगे ही, दोनों जगह से था। इसके अलावा आपको पता है कि बॉम्बे, है ना, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, इसके अलावा आगरा, ये 3 जगह से ये क्या किए थे, प्रतिनिधित्व किए थे, मतलब यहां से चुनाव जीत कर आए थे, है ना। ये स्थानीय सरकार द्वारा इसे चुनकर भेजा गया था, ठीक है ना। जो अब जो नए कार्यकारी बोर्ड बने, इसमें से 6 में से 4 ऐसे सदस्य थे जो आगरा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे से, बॉम्बे के स्थानीय सरकारों के द्वारा चुनकर यहाँ पे भेजा गया था। तो ये था ओवरऑल कहानी मेरे भाई एक्ट के प्रथम पार्ट में, यानी कि अभी तक जो हम पढ़े हैं ये ब्रिटिश कंपनी के अधीन शासन को पढ़े हैं। इसके अलावा
अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन, जिसमें हम लोग 1858 से शुरू करेंगे और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक की कहानी को उसमें कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल भाई मेरे छोटा है, ये है ना, ये शुरुआत है। और क्योंकि हमने बहुत दिनों से एप्लीकेशन पे तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन हम सोच रहे धीरे धीरे जो है ना इस चैनल पे भी कुछ ऐसे कंटेंट हो, यानी कि कलेक्टिव कंटेंट को इस पे डालते चले जाए। होगा कि आगे चल के हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको पीपीटी फॉर्म में लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।